गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पाताल लोकस सीजन 2। स्टोरी सीजन 1 से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बस कुछ डिटेल्स हैं जो सीजन 1 से जुड़ी हुई है। जैसे जमनापाल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर हाथीराम, ये अभी भी यही है और इसका जूनियर अंसारी एसीपी बन चुका है। हाथीराम का एक सीनियर विर्क जो हमेशा से हाथीराम से खुन्नस खाता था, ये चला गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। हाथीराम को कई साल हो गए हैं, बट अब तक वहीं पर अटका हुआ है। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 के जैसे ही सस्पेंस से भरी हुई है। सीजन 1 के जितनी सेंसिटिव और थ्रिल तो नहीं लगी, बट सस्पेंस इसमें भी एंड तक देखने को मिलेगा। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एक वेटर होटल के चीफ गेस्ट थोम के रूम में गया, पर इनके चीफ गेस्ट को तो किसी ने जान से मार दिया, वो भी सर बॉडी से अलग करके। उधर हाथीराम के पुलिस स्टेशन में एक फीमेल कांस्टेबल ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसको कहीं और डिसेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। इसको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ग्रो होने में तो डिकेड्स लग जाएंगे, तो कहीं और जॉब करना बेटर होगा। हाथीराम ने ही इसकी हेल्प की थी रिजाइन करने में। हाथीराम से अच्छा तो इस चीज को कोई भी नहीं जानता। फिर इन्हीं के पुलिस स्टेशन में गीता अपने बच्चे के साथ कंप्लेन लिखाने आती है। गीता का हस्बैंड राजू 2 दिन से गायब है। वो 2 साल से इनसे अलग रहता है, पर डेली कॉल किया करता था। अभी 2 डेज से बात नहीं हो पाई, तो ये कंप्लेन लिखाने आ गई। तभी टीवी में थोम मर्डर केस की न्यूज आती है। उसको अंसारी इन्वेस्टिगेट करने वाला है। थोम नागालैंड बिजनेस समिट के लिए इंडिया आया हुआ था। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला था इंडिया और नागालैंड के बीच। तो मीडिया क्वेश्चन करती है कि थोम को उन लोगों ने तो नहीं मार दिया जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे, और थोम का सर अलग मिला है, तो ये न्यूज सच है क्या? पुलिस की साइड से अभी कोई डिटेल शेयर नहीं की जाती। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मीडिया को कुछ बोलेंगे। थोम स्पेशल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कपिल का फ्रेंड था। कपिल की ही एडवाइस से थोम इंडिया इस सबमिट के लिए रेडी हुआ था। कपिल ने उसकी सेफ्टी के लिए प्रॉमिस किया हुआ था, बट अब थोम मर चुका है, तो कपिल इस केस को जल्दी सॉल्व करने को बोलता है। उधर हाथीराम गीता के साथ उसके हस्बैंड राजू को ढूंढने उसके रूम तक गया। यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि राजू का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। रात को राजू छिपकर बातें किया करता था। फिर राजू के सामान में ओल्ड टिकट मिली, दिल्ली टू दीमापुर। तो पॉसिबिलिटी है कि राजू किसी काम से अगेन वहां गया हो, बट गीता को अभी भी ट्रस्ट है कि राजू जो इससे डेली बातें किया करता था, वो ऐसे बातें करना बंद नहीं करेगा। ये अपने बेटे के साथ राजू के अलावा कहाँ जाएगी? तो हाथीराम अभी और राजू के बारे में पता करने को उसके बॉस जोगी के पास गया। जोगी का फ्रूट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है। इसके गोडाउन में नागालैंड से फ्रूट्स आते हैं, तो राजू जैसे बंदों को उसी को लोड करके लाने भेजा करता था। पर राजू 2 वीक्स पहले यहाँ से जॉब छोड़कर चला गया है। अभी इसको नहीं पता कि राजू कहाँ होगा। हाथीराम को इसकी बातों पर ट्रस्ट तो नहीं हो रहा था, पर अभी कोई क्लू भी नहीं है। तो ये 2 वीक्स पहले की दिल्ली प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को तोगस को बोलता है। फिर पता चला कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, वो राजू से मैच कर रही है। तो हाथीराम गीता के साथ उसको आइडेंटिफाई करने गया। बंदी के सर पर पत्थर मारा गया था, तो फेस से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, पर गीता बताती है कि राजू के स्टमक पर एक ओल्ड मार्क है ऑपरेशन का। ये बॉडी राजू की नहीं है। इधर थोम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके अकॉर्डिंग थोम को पहले चेस्ट पर चाकू से मारा गया है। थोम की डेथ तो तभी 2 से 3 मिनट में ही हो गई होगी। उसके बाद बॉडी से सर को अलग किया गया, वो भी इतने अच्छे तरीके से जिसको कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताने का ट्राई किया कि ऐसे हेड अलग करने वाले मर्डर्स नागालैंड में कोई मैसेज सेंड करने को किए जाते हैं। ऐसा इसने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, पर इसको चुप करा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर का काम बस बॉडी से रिलेटेड फैक्ट देना है। उधर हाथीराम नाइट में अपने घर आता है। इसका साला जीतू जो सीजन 1 में फ्रॉड वाले काम किया करता था, आज पता नहीं किस काम में लग गया है। इसकी तो निकल पड़ी। जीतू ने गाड़ी ले ली है और अब अच्छी जॉब पर है। ये हाथीराम के लिए भी एक अच्छी फाइनेंस वाली जॉब का ऑफर लेकर आया। मंथ की 1.5 लाख सैलरी होगी, बट हाथीराम इस जॉब के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता है कि जीतू कितना बड़ा फ्रॉड है। फिर हाथीराम की वाइफ रेनू इसे मनाती है ताकि ये एक बार जॉब देख ले, अगर अच्छी नहीं लगी तो नो बोले। वैसे भी इंस्पेक्टर वाली जॉब में इनकी लाइफ के आगे के खर्चे नहीं चल पाएंगे। इन्हें अपने बेटे सिद्धार्थ की स्टडी का भी सोचना है। फिर हाथीराम जीतू के साथ नेक्स्ट डे ही जॉब के बारे में पता करने चला जाता है। वहां पता चला कि बंदे को अपनी ब्लैक मनी को गार्ड करने के लिए कोई चाहिए था जो पुलिस बैकग्राउंड का हो।
हाथीराम सही था, जीतू अच्छी जोड़ ला ही नहीं सकता। ये गुस्से में बाहर आ जाता है। इस बीच हाथीराम को बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अभी वापस कॉल किया तो पता चला कि उस लेडी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। इधर अंसारी अभी होटल में पूछताछ करने आ गया। फोरेंसिक टीम को तो होटल में कुछ भी नहीं मिला। फिर स्टाफ से पूछा तो पता चला कि थॉम उस नाइट अकेला था, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। बार से वापस अपने रूम में जाने से पहले थॉम किसी से कॉल पर फाइट कर रहा था। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें थॉम के रूम के बाहर वाले कॉरिडोर का कैमरा ही बंद था। इसके लिए खुद थॉम ने ही बोला हुआ था, थॉम को प्राइवेसी चाहिए थी। तो रूम में कौन कौन गया था वहां से कुछ पता नहीं चला, बट थॉम की डेथ वाले टाइम एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ये बहुत डरी हुई थी। तो अंसारी इसके बारे में पता करने को सभी इन्फॉर्मर्स को लगा देता है और सभी पुलिस स्टेशंस में भी इसकी फोटो भेज दी। थॉम के केस में अभी वही प्राइम सस्पेक्ट है। अभी हाथीराम हॉस्पिटल उस लेडी को देखने आया, वो गीता ही थी। गीता का एक बस एक्सीडेंट हो गया है, अभी ऑपरेशन चल रहा है और बाहर उसका छोटा सा बच्चा डरा हुआ बैठा है। यहीं पर दो आदमी हाथीराम पर नजर रख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि गीता कुछ बताना चाहती थी और उसका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ हो। फिर नागालैंड और इंडिया के मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई। वे लोग थॉम के मर्डर से बहुत गुस्सा हैं। इन्हें इंडियन सिक्योरिटी पर और इस इन्वेस्टिगेशन पर अब कोई ट्रस्ट नहीं है। इनके अकॉर्डिंग अभी इंडियन गवर्नमेंट उस मर्डर को कवर करने को इन्वेस्टिगेशन की बस फॉर्मेलिटी कर रही है, जबकि अंसारी को लगता है कि थॉम को मारने वाला नागालैंड से भी हो सकता है, जो या तो इस सबमिट को नहीं होने देना चाहता हो या फिर थॉम का दुश्मन हो। तो अंसारी को मीटिंग के सभी लोगों की डिटेल चाहिए कि ये उस मर्डर वाली नाइट कहाँ थे, पर नागालैंड से कोई भी कोऑपरेट करने को रेडी नहीं था। फिर थॉम के ही फैमिली मेंबर केन ने सभी को कोऑपरेट करने को मनाया। कपिल और केन भी क्लोज है, ये खाली थॉम का फ्रेंड नहीं था। अब तक थॉम का बॉडीगार्ड डैनियल आ चुका है। ये बंदा अभी तक चर्च में कन्फेस कर रहा था क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की और थॉम का मर्डर हो गया। डैनियल पुलिस को नहीं बता रहा था कि ये उस नाइट अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं था। तभी एक लेडी ने आकर सच बताया कि डैनियल इसके साथ था। डैनियल इसे बचाने को सच नहीं बता रहा। ये लड़की केन की मेड है। अभी अंसारी को एक इन्फॉर्मर से उस सस्पेक्ट रोज के बारे में पता चल गया। वो ध्रुव के होटल में काम करती थी। ध्रुव के स्टाफ से रोज के घर का पता चल गया। रोज ड्रग एडिक्ट थी। उसके फ्लैट की ओनर भी उससे बहुत परेशान थी। इन आंटी से रोज के बीएफ के बारे में पता चला, वो रेड गाड़ी में आता था। अंसारी ने रेड गाड़ी उसी बार के बाहर देखी थी। वो गाड़ी ध्रुव की है। अभी तक ध्रुव भाग चुका है। अंसारी अभी पुलिस फोर्स को ध्रुव को ढूंढने में लगा देता है। उधर हाथीराम को पता चला कि गीता की डेथ हो चुकी है, डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। फिर बच्चा उन दो आदमियों को देखकर डरने लगता है। तब हाथीराम की नजर उन लोगों पर पड़ी। वे हाथीराम से डरकर अब भागने लगते हैं। हाथीराम ने उन्हें पकड़ने का ट्राई किया बट फेल। अभी तक टोकस ने रेलवे स्टेशन की फुटेज में राजू को ढूंढ लिया था। इसमें राजू के पीछे रोज भी थी, रोज जिसको हेड डिपार्टमेंट की पुलिस भी ढूंढ रही है। हाथीराम इस इन्फो को हेड डिपार्टमेंट में अंसारी को दे देता है, इस होप में कि हाथीराम को भी थॉम केस में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। अंसारी ने अपनी साइड से डीसीपी को मनाने की पूरी कोशिश की। हाथीराम को ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने की नॉलेज है, अंसारी की ट्रेनिंग उसी के अंडर हुई है, बट डीसीपी एक इंस्पेक्टर को इतने बिग हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व करने से मना कर देता है। हाथीराम का ये चांस भी गया। हाथीराम सैड होकर वापस चला गया। अब तक रोज का फोन ऑन हो गया है। फोन किसी बच्चे ने रेलवे स्टेशन से उठाया था, तो अंसारी उसकी डिटेल्स निकलवाने को बोलता है। अब तक जोगी अपनी दुकान बंद करके भाग गया है। इस पर हाथीराम को पहले से शक था, अब और ज्यादा शक बढ़ जाता है। रात को हाथीराम जोगी की दुकान में घुस गया ताकि वहां कुछ सस्पिशियस ढूंढ पाए। बहुत ढूंढने के बाद हाथीराम को टूर एंड ट्रेवल्स बिल्स में कुछ मिला। इसमें 1.5 लाख की टिकट बुक की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हाथीराम सीधा उस ट्रेवल एजेंसी के पास गया। पप्पी बताई कि जोगी डेली अपने 7-8 आदमियों को नागालैंड भेजता है। उसके काम में कभी कुछ गलत नहीं लगा, सारे पेपर्स भी सही होते थे। अभी यहाँ से हाथीराम को पता चला कि आज भी जोगी का माल दीमापुर से दिल्ली आने वाला है। तो हाथीराम जल्दी उन लोगों को चेक करने रेलवे स्टेशन पर गया। थोड़ा ढूंढने पर हाथीराम को जोगी के आदमी बैग
के साथ मिल गए। इनमें वही दो आदमी थे जो गीता के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में हाथीराम पर नजर रख रहे थे। तो हाथीराम जल्दी उन लोगों को पकड़ने को पीछे भागने लगता है, बट भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल गए। ये लोग जोगी के गोडाउन पर आते हैं। ये बंदा फ्रूट्स की आड़ में ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। जोगी को लगा कि आज भी इसके आदमियों ने हाथीराम को चकमा दे दिया होगा, पर ये फिर भी जल्दी यहाँ से सारा सामान लोड कराने लगता है ताकि सामान को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर पाए। आज हाथीराम उन लोगों के पीछे इस गोडाउन तक आ चुका है। ये छिपके से अंदर क्या हो रहा है सब देख लेता है और अंसारी को कॉल करके जल्दी यहाँ फोर्स के साथ आने को बोलता है, क्योंकि जोगी यहाँ से माल के साथ भागने वाला है। हाथीराम यहीं छिपकर सब देख रहा था। अब इससे पहले कि जोगी भागता, अंसारी ने विर्क के साथ आकर यहाँ रेड कर दी। विर्क नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है तो उसको तो ड्रग केस के बारे में इन्फो देनी ही थी। विर्क और हाथीराम के बीच सीजन 1 से ही प्रॉब्लम है। अभी ड्रग पकड़ने का पूरा क्रेडिट विर्क और अंसारी को चला गया। हाथीराम साइड में बैठा सब देख रहा था। अंसारी को हाथीराम की सिचुएशन के लिए बुरा लगने लगता है। ये आज अगेन डीसीपी से हाथीराम के बारे में बात करने गया और आज हाथीराम को इस इन्फो के बाद थोम केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। अभी हाथीराम अंसारी के साथ इस केस को सोल्व करेगा, बट इससे विर्क जेलस हो जाता है। ये हाथीराम को ग्रो होते नहीं देख सकता। अभी तक विर्क ने जोगी से इंटेरोगेशन कर ली थी। विर्क को पता चल गया था कि जोगी को नागालैंड में मैक्स रीजू माल सप्लाई करता था और जोगी यहाँ दिल्ली में ध्रुव के लिए काम करता है, वही बार का ओनर और रोज का पीएफ। विर्क अभी ध्रुव को पकड़ने चला जाता है। फिर हाथीराम अपने राजू वाले मिसिंग केस के बारे में पूछने को अगेन जोगी को इंटेरोगेट करता है। जोगी बताया कि इसने 2 वीक्स पहले राजू को काम से निकाल दिया था, क्योंकि राजू को सिक्योरिटी वालों ने 50,000 रुपयों के साथ पकड़ लिया था। राजू ने बताया था कि वो हमेशा रोज के लिए नागालैंड से 50,000 लाता है, इसलिए ध्रुव ने राजू को बहुत मारा और काम से निकाल दिया। फिर गीता के मर्डर के बारे में पूछा कि उसको क्यों मरवाया, तो जोगी बोलता है कि उसके आदमी बस गीता को चुप रहने को बोल रहे थे ताकि वो पुलिस के पास ना जाए। गीता गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से मरी है, इन्होंने उसको नहीं मरवाया। अभी हाथीराम ध्रुव को विर्क से पहले पकड़ना चाहता है, वरना विर्क इन लोगों को ध्रुव से इंटरोगेशन नहीं करने देगा। तभी ध्रुव अंसारी से खुद मिलने आ गया। ध्रुव ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल रेडी करा ली थी। ध्रुव बोलता है कि इसका रोज के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो बस इसके बार में काम करने वाली लड़की थी और चोरी करके राजू के साथ भाग गई है। इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसकी तो जल्दी शादी होने वाली है। जोगी भी इस झूठे ड्रग केस में इसे फंसा रहा है। जोगी इसके लिए काम नहीं करता। अभी हाथीराम और अंसारी ध्रुव को नहीं पकड़ सकते थे, इनके पास कोई सबूत नहीं था तो उसे जाने दिया। फिर न्यूज आती है कि नागालैंड के 3 टेररिस्ट लोगों ने कन्फेस किया है कि इन्हीं लोगों ने थोम को मारा था। वे नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट हैं। वे नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर लोग नागालैंड को एक्सप्लॉइट करें। इस कन्फेशन पर केन को तो ट्रस्ट हो जाता है, तो केन ने इस केस को दबाने की बात करने लगता है। बट फिर अंसारी बोलता है कि रुब्रेन थोम का बेटा भी इस नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट है और हो सकता है कि उन 3 मास्क वाले टेररिस्ट में रोज भी हो। अभी रोज यहाँ से भाग चुकी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो नागालैंड में ही छिपी होगी। कपिल राउबर्न की साइड लेता है। राउबर्न और थोम के बीच कुछ फैमिली इशू होंगे। राउबर्न अपने फादर को नहीं मरवा सकता। उधर हाथीराम पुलिस स्टेशन आया तो बच्चा इसी के कैबिन में बैठा हुआ था। इसकी फैमिली से कोई भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था और न ही हाथीराम को कोई अनाथ आश्रम बच्चे को रखने के लिए मिला, तो ये बच्चे को अपने घर ले जाता है। रेनू ऑलरेडी हाथीराम से गुस्सा रहने लगी थी। ये किसी क्रिमिनल के बच्चे को नहीं रखना चाहती थी। हाथीराम ने रेनू को मुश्किल से मनाया। तभी इन्हें पता चला कि रोज को नागालैंड रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। वो पीसीओ से किसी को कॉल कर रही थी। अब अंसारी और हाथीराम को नागालैंड जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिल गया। नेक्स्ट एपिसोड में मैक्स रीजू को दिखाया जाता है। यही है जोगी को ड्रग सप्लाई करने वाला। इसको पुलिस ढूंढ रही है तो ये अब अपनी वाइफ और बच्चों के पास छिपने आया हुआ है। अभी इसको ब्लैक टाई चाहिए थी ताकि थोम के फ्यूनरल में जा पाए। मैक्स की वाइफ इसे वहां जाने से रोक रही थी क्योंकि वे लोग मैक्स से ऑलरेडी गुस्सा हैं। मैक्स तभी तो वहां जाना चाहता है। फिर अंसारी और हाथीराम नागालैंड आ गए। बाहर इनको एक टैक्सी वाला साथ चलने को परेशान करा था। इसको पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं।
फिर एसपी मेघना इन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आती है। ये इन्हें होटल चलकर रेस्ट करने को बोल रही थी, पर इन्हें तो अभी डायरेक्ट थॉम के फ्यूनरल में जाना है। मेघना इन्हें वार्न करती है कि यहाँ की पब्लिक इंडियंस से अभी गुस्से में है, तो इनके ऐसे थॉम के फ्यूनरल में जाना सेफ नहीं होगा। बट इन्हें तो वहीं जाना है, ये नागालैंड घूमने के लिए नहीं आए हुए। इस बहस के बाद से मेघना ने इन लोगों को कुछ खास इन्फो शेयर नहीं की। अंसारी ने पूछने का ट्राई किया कि रेवबर्न ने उन 3 वीडियो वाले लोगों पर इनाम रखा है, जबकि रेवबर्न खुद भी नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट था। इस पर मेघना का क्या ओपिनियन है, बट ये कुछ नहीं बोलती। फिर हाथीराम ने राजू के बारे में पूछने का ट्राई किया, तब पता चला कि ये लोग भी राजू को 4 वीक से ढूंढ रहे हैं। अभी मेघना हाथीराम और अंसारी को अंदर ले जाने से पहले इनकी गन यहीं छोड़ने को बोल देती है, वरना लोग भड़क सकते हैं। बाहर यही हुआ, कुछ लोग दिल्ली पुलिस की ही तलाशी ले रहे हैं कि कहीं ये गन लेकर तो नहीं आ गए। फिर ये इनके आई कार्ड भी चेक करने लगते हैं। इसी बीच रेवबर्न यहाँ फ्यूनरल में आ चुका है। लोग इसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो रेवबर्न उन्हें मारने ही वाला था। ये मेघना से भी नहीं डर रहा था। तब केन ने आकर रेवबर्न को शांत किया और अपनी माँ के पास जाने को बोला। अभी उन्हें रेवबर्न की ज्यादा नीड है। तो इस भसड़ में हाथीराम का आई कार्ड उन्हीं लोगों के पास छूट जाता है। यहीं पर इनको कपिल मिल गया। अंसारी ने अगेन कपिल से रेवबर्न और थॉम के बीच की फाइट का रीजन जानने का ट्राई किया, बट इसको कुछ नहीं पता। अभी रेवबर्न अपनी माँ से बात करता है। रेवबर्न कई सालों के बाद आज घर वापस आया था। ये तो बहुत पहले थॉम से फाइट करके फैमिली से दूर जा चुका है। अभी आंटी इसको थॉम की पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है। इनके लोगों को रेवबर्न की जरूरत है। रेवबर्न अपने फादर के पैसों से उन लोगों की हेल्प कर सकता है, बट रेवबर्न को थॉम का पैसा नहीं चाहिए। तब आंटी ने हाथीराम और अंसारी के बारे में बताया और उन्हें इनके फैमिली इश्यूज से दूर रखने को बोला। फिर थॉम को उसकी बेटी रेचल की कब्र के पास दफना दिया गया। यहाँ पास में एक आदमी बहुत रो रहा था। ये फैमिली मेंबर नहीं था। अब नाइट में हाथीराम रेनू से बात करने को कॉल करता है। रेनू बच्चे से परेशान हो गई थी क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था। तब हाथीराम ने बताया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट बच्चे के आगे ही हुआ है। अभी वो बहुत डरा हुआ है, उसे थोड़ा टाइम दो। तब रेनू बच्चे से बात करके क्लोज जाने का ट्राई की। फिर नेक्स्ट डे हाथीराम और अंसारी रोज के घर उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन करने जाते हैं। रोज इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, तो अब तक यहाँ के लोगों ने रोज के घर पर कई बार अटैक कर लिया है। पुलिस भी रोज के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ से किसी ना किसी बहाने से निकल जाते हैं। रोज के फादर वही है जो थॉम की कब्र के पास रो रहा था। इसने 14 साल थॉम के यहाँ काम किया है, बट अभी पागल हो गया है। तो रोज की माँ से क्वेश्चन किए। रोज यहाँ से 8 साल पहले भाग गई थी। इनकी तब से रोज से कोई बात नहीं हुई। इन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर इनसे राजू और थॉम के बारे में पूछा। ये राजू को तो नहीं जानती, पर थॉम इनके अकॉर्डिंग राक्षस है। पता नहीं थॉम ने क्या किया है। यहीं पर इन्हें रोज की एक फोटो मिली। वो फोटो कपिल की वाइफ ग्रेस के होटल की है। रोज ने 2 साल उनके होटल में काम किया है। अभी ये मेघना के पुलिस वालों को चकमा देकर खुद आगे की इन्वेस्टिगेट करने निकल जाते हैं। वैसे भी मेघना से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही। अभी अंसारी ग्रेस के होटल में गया। ग्रेस के 7 होटल्स हैं और वहाँ हजारों एम्प्लॉइज, तो इसको रोज याद ही नहीं थी। फिर मैनेजर से पता किया तो पता चला कि रोज ड्रग एडिक्ट थी। उसको चोरी करते पकड़ लिया था, इसलिए जॉब से निकाल दिया। अंसारी को अभी भी ग्रेस की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। रोज की फोटो सभी न्यूज चैनल्स पर है, तो ग्रेस को कैसे अभी तक किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई होगी। उधर हाथीराम राजू के बारे में रेलवे स्टेशन पर पूछते पूछते एक स्लम एरिया में चला गया जहां लोग इल्लीगली रह रहे थे, पर इसको राजू नहीं मिलता। उल्टा पुलिस ने तभी यहाँ रेड कर दी और हाथीराम को भी उन लोगों के साथ अरेस्ट कर लिया। हाथीराम के पास ना तो अभी अपनी गन थी और ना ही आईडी कार्ड, तो ये कुछ प्रूव नहीं कर पाया। तब यहाँ वो टैक्सी वाला आता है जो एयरपोर्ट पर मिला था। ये इन लोगों को यहीं से पैसे खिलाकर बचकर निकलने को बोल रहा था, वरना एक बार रिपोर्ट हो गई तो पूरी लाइफ जेल में निकल जाएगी। फिर इसने हाथीराम को पहचान लिया और इससे पैसे लेकर यहाँ से निकलवा दिया। हाथीराम को एसपी मेघना एयरपोर्ट पर लेने आई थी, तो इसने तभी हाथीराम के बारे में सब पता कर लिया था। ये बंदा भी नागालैंड में ड्रग केस में ही फंसा हुआ है और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है।
तो हाथीराम इससे राजू के बारे में पूछता है, क्योंकि राजू भी मैक्स के पास से ड्रग्स दिल्ली ले जाया करता था। ये बोलता है कि नागालैंड में सभी मैक्स से ही माल उठाते हैं, पर मैक्स रियल में थोम के लिए काम करता है। म्यांमार से नागालैंड जितना भी माल आता है वो सारा थोम का ही है। यहाँ के पहाड़ी रास्तों पर रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो शायद राजू उसी में मारा गया हो। 1 मंथ पहले थोम का करोड़ों का माल रेड में पकड़ा गया था। थोम को शक था कि ये काम मैक्स ने कराया है। उसी रेड में कुछ इंडियंस भी पकड़े गए थे। उधर पुलिस ने उस पीसीओ की डिटेल निकाल ली, जहां रोज ने रेलवे स्टेशन से कॉल किया था। रोज ने वो कॉल एस्थर को किया था। एस्थर रोज की डॉक्टर है। इन्होंने 8 इयर्स पहले उसकी ड्रग्स छोड़ने में हेल्प की थी। तब रोज थोम की मिस्ट्रेस थी। अभी रोज इनसे छिपने के लिए जगह मांग रही थी, पर एस्थर ने अब तक रोज की न्यूज देख ली थी, तो उसको मना कर दिया। मेघना एस्थर पर ट्रस्ट ना करने को बोलती है, पर अब तो ये खुद मेघना पर ही ट्रस्ट नहीं करते। आगे से मेघना के पुलिस वालों को दूर रहने को बोल देते हैं। फिर हाथीराम इनसे 2 मंथ्स पहले रेड में पकड़े गए आदमियों से बात करने की परमिशन मांगता है। इनको परमिशन मिल गई। फिर उन लोगों से राजू के बारे में पूछने पर पता चला कि इन्होंने राजू को काफी टाइम से नहीं देखा। राजू का एक रिलेटिव यही सब्जी मार्केट में रहता है, और राजू से मिलने एक बार एक लंगड़ी लड़की भी आई थी। ये उसका फेस नहीं देख पाया था। रोज तो ठीक चलती है, तो वो लड़की कोई और ही थी। अब तक पुलिस ने रोज के फोन के लास्ट 2 मैसेजेस ट्रांसलेट कर लिए थे। उनमें रोज थोम को मंडे नाइट तक कुछ सामान रेडी करने को बोल रही थी, और सॉरी भी बोल रही थी कि इसने थोम से सच इतने लंबे टाइम तक छिपाए रखा। पुलिस ने थोम के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए। उस नाइट थोम को लास्ट कॉल मैक्स की आई थी। मैक्स जो थोम के लिए ड्रग्स का काम करता है। फिर मेघना ने इन्हें मैक्स की बॉडी के पास बुलाया। किसी ने मैक्स को मार दिया है। उधर रेउबर्न अपनी माँ के बोलने पर अब तक दिल्ली पुलिस की सभी मूवमेंट्स पर नजर रख रहा था। असेल्ला इसे कपिल से भी हेल्प लेने को बोल रही है, जबकि रेउबर्न थोम और कपिल दोनों को हेट करता है। फिर रेउबर्न को उन 3 रिबेल्स की लोकेशन का पता चल गया, जिन्होंने थोम के मर्डर को कन्फेस किया था। ये उन्हें मारने जाने लगता है, बट पहले ही एक सीरियल किलर ने उन लोगों को मार दिया। उनमें रोज नहीं थी। रोज तो अभी ड्रग खरीदने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इसने बॉय को अपना फेस भी दिखा दिया था। फिर अंसारी और हाथीराम उन तीनों को इन्वेस्टिगेट करने आए। मेघना की साइड से अभी भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। फिर एक क्लू मिला। तीनों के हैंड पर 15 दिसंबर 1995 डेट का टैटू बना हुआ था। तो अंसारी गूगल पर उस डेट के बारे में चेक करता है। इस डे लांगचुमा में मैसेकर हुआ था। बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। जिंदा बचे थे तो बस छोटे बच्चे। मैसेकर से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। रियलिटी किसी को नहीं पता। वो 3 रिबेल्स उसी मैसेकर से बचे हुए बच्चे थे। उन्होंने रेउबर्न की यूथ काउंसिल को ज्वाइन किया, बट फिर किसी और रिबेल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। जब इन्हें अपनी गलती फील हुई तो कपिल के आगे सरेंडर कर दिया था। ये तीनों नॉर्मल लाइफ जीने वाले थे, बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, तो ये लोग थोम को तब कैसे मार सकते थे। अभी सक्की सुई अगेन कपिल की साइड चली गई। उधर हाथीराम राजू के बारे में पूछने उस सब्जी मार्केट वाले रिलेटिव के पास जाता है। धमकाने पर इससे सच निकलवाया। राजू ने इसको पैसे दिए थे ताकि ये एजेंट को ढूंढे जो 2 लोगों को बॉर्डर पार कराए। उसके बाद राजू नहीं आया। राजू जब भी यहाँ आता था वो एक होटल में जाया करता था। ये होटल ग्रेस का ही था। अभी हाथीराम बिना अपॉइंटमेंट लिए ग्रेस से क्वेश्चन करने फोर्सफुली अंदर चला जाता है। ग्रेस ने राजू को भी पहचानने से मना कर दिया, पर हाथीराम की हेल्प करने को इसे सीसीटीवी चेक करने की परमिशन दे दी। यहीं पर घोष राजू का नेम सुनते ही डर गया था, तो हाथीराम इस पर शक करने लगता है और इसके बाहर आते ही इसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर सच पूछता है। घोष से पता चला कि राजू को ग्रेस हर महीने 1 लाख रुपए देती थी। ग्रेस और कपिल कुछ तो छिपा रहे हैं। अब वो टैक्सी वाला बिट्टू हमेशा हाथीराम और अंसारी के साथ रहने लगा था। ये बिट्टू की गाड़ी में ही बाहर जाया करते थे ताकि अंसारी इसके ड्रग केस से निकलने में हेल्प कर दे। अभी ये बाहर डिनर करने आए। यहाँ वो डॉक्टर एस्थर भी थी। ये तभी यहाँ से चली गई। एस्थर को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ और ड्रिंक करती तो फिर नेक्स्ट डे ठीक से चल नहीं पाती। फिर हाथीराम को अंसारी के फोन से उसके पार्टनर का पता चल गया। अंसारी गे है। ये एक बॉय के साथ रिलेशन में है। हाथीराम को ये थर्ड जेंडर वाला कॉन्सेप्ट वियर्ड ही लगता है, बट ये अंसारी के बहुत क्लोज है और उसे इस सब में सपोर्ट करता है।
फिर अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कल इसके बेटे का 18th बर्थडे है। रेनू इसे घर आने के लिए कई दिनों से फाइट कर रही है, पर टिकट बहुत महंगी है, हाथीराम नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट डे अंसारी हाथीराम को टिकट दिला देता है ताकि ये अपने बेटे के पास जा पाए। हाथीराम हैप्पी हो जाता है और वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में आज अगेन नागालैंड बिजनेस समिट की मीटिंग हुई। गवर्नमेंट ने सभी नागाज के बारे में सोचते हुए उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का प्लान बनाया है, बट उन लोगों को छोड़कर जो पास्ट में रिबेल्स थे और अभी सरेंडर करके नॉर्मल लाइफ अगेन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नागालैंड के मिनिस्टर्स इसके लिए रेडी नहीं होते। इनके लिए वो रिबेल्स फ्रीडम फाइटर हैं, ये उनके हक के लिए फाइट करने लग गए। इस बीच कपिल को रेवबन गुस्से में कॉल करता है और इससे अपने फादर के पैसे मांगता है। थॉम के पैसे कपिल के बिजनेस में लगे हुए हैं, उसी से थॉम ड्रग की अपनी ब्लैक मनी को वाइट करता था। कपिल पैसे देने को रेडी है, बट इसको थोड़ा टाइम चाहिए, पैसे बहुत ज्यादा हैं और अभी केस की वजह से पुलिस की सभी पर नजर है। रेवबन कपिल पर ट्रस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसने थॉम को नहीं मारा है और कोई तो है जो थॉम को फंसा रहा है। रेवबन को कपिल पर शक है, क्या पता कपिल ने ही थॉम को मारा हो। फिर असेंला रेवबन को बताती है कि ग्रेस यहाँ की अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रही है, अगर वे बेच देते हैं तो कपिल और ग्रेस को इनके पैसे लेकर भागने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थॉम अपने आदमियों को भेजकर उस बायर को पिटवा देता है जो ग्रेस के होटल खरीदने वाला था। फिर थॉम को उस ड्रग वाले बंदे ने रोज का एड्रेस बता दिया। उधर हाथीराम और रेनू सिद्धार्थ को सरप्राइज देने उसके होटल जाते हैं। यहाँ सिद्धार्थ अपनी जीएफ के साथ था और इसके तो आज के काफी प्लान्स हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ये अपने पेरेंट्स के आने पर हैप्पी नहीं हुआ। उधर अंसारी को एक लेडी का कॉल आता है, वो इसे रोज की लोकेशन बता दी। अंसारी हाथीराम को कॉल करता है, पर हाथीराम सिद्धार्थ का केक कट करा रहा था तो कॉल नहीं ले पाया। फिर मेघना को कॉल किया, पर इससे तो पहले ही आर्ग्यू हो रखी है, ये भी कॉल नहीं लेती। तो अंसारी अकेले रोज को पकड़ने चला गया। वहां अब तक थोम के आदमी भी रोज को मारने आ गए थे। अंसारी उनसे फाइट करके रोज को अपने साथ ले जाता है, तब उसी स्नाइपर ने अंसारी को शूट कर दिया। उसने रोज को भी शूट किया था। रोज बुलेट लगने के बाद पहाड़ से नीचे गिर गई। स्नाइपर के ढूंढने पर भी रोज नहीं मिली। अभी एक एसीपी का मर्डर हो चुका है, तो डीआईजी ने मेघना को सारा ब्लेम उसी पर डालने को बोल दिया। अंसारी को ही रोज को पकड़ने अकेले जाकर हीरो बनना था, पर अंसारी बैकअप के लिए कॉल किया था। मेघना के अंदर अभी गिल्ट आ जाता है कि काश ये कॉल ले ली होती। फिर हाथीराम अंसारी की बॉडी को दिल्ली ले गया। अंसारी की फैमिली में कोई भी नहीं है, बस इसका पार्टनर उजेर दूर से देख रहा था, तो हाथीराम ने इसको पहचान लिया और अंसारी की बॉडी के साथ चलने दिया। फिर केस को क्लोज करने का ऑर्डर आ गया। अंसारी तब रावबर्न से फाइट करके रोज को ला रहा था, तो अभी सारा शक रावबर्न पर है। रावबर्न उस बिजनेस सबमिट के भी अगेंस्ट था और थोम को हेट भी करता था। हाथीराम ने उन 3 रिबेल्स के बारे में बताने का ट्राई किया कि वो कपिल के आगे सरेंडर कर चुके थे, वे क्यों मारेंगे थोम को, पर हाथीराम की किसी ने नहीं सुनी। उल्टा हाथीराम के अगेंस्ट अब इंक्वायरी होने वाली है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के बीच दिल्ली वापस क्यों आया। हाथीराम सस्पेंड भी हो सकता है अगर ये इन्वेस्टिगेशन में हुई सारी गलतियों का ब्लेम अंसारी पर नहीं डालता तो। अंसारी ने ही हाथीराम को दिल्ली जाने दिया, पब्लिक में फायरिंग की, कपिल के होटल में मिसबिहेव के ऑर्डर दिए। केस तो क्लोज हो गया है, अभी हाथीराम के ऊपर है कि ये अंसारी पर ब्लेम डालकर अपनी जॉब बचाए, वरना इसकी जॉब तो गई। तो हाथीराम ने सारा ब्लेम अंसारी पर ही डाल दिया। जो बंदा मर चुका है उसके कातिलों को ढूंढने की बजाय उसी पर पूरा ब्लेम डालकर केस बंद हो गया है। फिर रेवबर्न से असेंला पूछती है कि ये बिना बताए रोज के पास क्यों गया, ये अभी इतना भी लायक बेटा नहीं हुआ है। कल तक जो माँ रेवबर्न को घर वापस आकर इनके लोगों को संभालने को बोल रही थी, आज वो इसको नालायक बोल रही थी। रेवबर्न रोज को मारने नहीं बचाने गया था, ये भी थोम को मारना चाहता था। तो जो काम रोज ने किया ये उसको हेल्प करके बॉर्डर क्रॉस कराता, वहां कोई और था जिसने अंसारी को मारा, इसने नहीं। इस कॉल की वजह से मेघना को रेवबर्न की लोकेशन का पता चल गया, बट पुलिस फोर्स में रेवबर्न के आदमी भी हैं, तो उन्होंने रेवबर्न को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करा दिया। रास्ते में कपिल रेवबर्न से बात करके इसे सरेंडर करने को बोलता है, पर कपिल जैसे एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों पर ट्रस्ट करना ये रेवबर्न की लास्ट विश होगी।
फिर कपिल रेवण को इसकी माँ पर भी ट्रस्ट ना करने को बोलता है, जो थोम जैसे आदमी के होते हुए भी अब तक सरवाइव की है। उसको अभी भी रेवण की नीड नहीं है। इधर हाथीराम गिल्ट में जी रहा था, क्योंकि इसने अंसारी पर ब्लेम डाला हुआ है। फिर उजेर इसे मिलने बुलाता है और ड्रिंक गिफ्ट करता है। ये गिफ्ट अंसारी ने हाथीराम को देने को बोला हुआ था। हाथीराम और ज्यादा गिल्ट में आ जाता है। फिर अंसारी का जूनियर हाथीराम को ध्रुव की उस रात की लोकेशन दिखाता है। वैसे तो केस क्लोज हो गया है, बट ये फिर भी इस लीड को हाथीराम के साथ शेयर करता है। ध्रुव बोला था कि ये उस रात अपने घर था, जबकि ये थोम वाले होटल के बाहर खड़ा हुआ था। तो हाथीराम उस एरिया के सीसीटीवी से ध्रुव के अगेंस्ट सबूत निकाल लेता है। फुटेज में ध्रुव और रोज साथ में थे। ध्रुव उसको फोर्स कर रहा था, जबकि ये तो रोज को बस अपनी एम्प्लॉय बताता था। तो अभी हाथीराम विर्क के साथ ध्रुव के घर जाता है। आज ध्रुव की शादी थी। विर्क वैसे तो हाथीराम को पसंद नहीं करता, पर ये अभी अंसारी के कातिलों को सजा दिलाने को अब इस केस में हाथीराम के साथ है। ये दोनों ध्रुव को पकड़कर मारते हैं और इससे सारा सच पूछते हैं। ध्रुव बताया कि जब राजू के पास 50,000 मिले थे, जो कि वो रोज के लिए नागालैंड से लाया था, तब ये रोज को फोर्स करके उन पैसों का सच पूछता है। रोज को वो पैसे थोम चुप रहने के लिए भेजा करता था। रोज और थोम के बीच नागालैंड में रिलेशन था और रोज थोम के बच्चे की माँ है। तो रिलेशन का सच छिपाने को थोम 8 सालों से हर महीने पैसे देता था। तब थुर ने इस सीक्रेट का फायदा लेने को रोज को फोर्स किया, ताकि वो थोम को सच बताए और उसे ब्लैकमेल करके 2 करोड़ मांगे। ध्रुव उन पैसों को अपना डेट उतारने के लिए यूज करता, पर उस नाइट रोज वापस इसके पास नहीं आई। वो तो पैसे लेकर राजू के साथ भाग गई। ये घंटों तक रोज का वेट करता रहा। अभी हाथीराम को रोज के लास्ट 2 मैसेजेस का मीनिंग समझ आया। रोज नाइट में पैसे रेडी रखने को बोल रही थी और बेबी की बात इतने सालों तक छिपाने के लिए सॉरी बोल रही थी। फिर उधर नागालैंड में रोज पुलिस को मिल गई, वो भी जिंदा। मेघना ये बात हाथीराम को बता देती है। मेघना को भी आज गिल्ट है, क्योंकि ये अंसारी का कॉल नहीं उठाई थी। नेक्स्ट एपिसोड 10 इयर्स पहले स्टार्ट होता है। तब रेवण छोटा था। थॉम ने कोई बिग मिस्टेक की थी। ये उस पर बहुत गुस्सा था, पर असेंला को वो मिस्टेक पहले से पता थी। थॉम पहले भी कई बार वो गलत काम कर चुका था। थॉम की उस मिस्टेक की वजह से उसकी बेटी रेचल ने तब सुसाइड कर लिया था। अभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हाथीराम अगेन नागालैंड आ चुका है। अभी मेघना भी डीआईजी से छिपकर इस क्लोज केस पर आगे भी वर्क कर रही है। ये हाथीराम को रोज की कंडीशन के बारे में बताती है। रोज का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, बट इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही। रोज के बचने के चांस 50-50 ही है। और अंसारी को टिप वाला कॉल एक पीसीओ से आया था। किसी ने कॉल करने वाले को नहीं देखा। केस क्लोज होने के बाद अब रेवबर्न के अगेंस्ट शूट एट साइट के ऑर्डर आ चुके हैं। फिर न्यूज में आता है कि रेवबर्न ने एक बिजनेसमैन का मर्डर करवा दिया। हाथीराम उस आदमी को पहचान लेता है और उसके घर जाकर पूरी बात पूछता है, पर रेवबर्न के पुलिस वाले उसके भाई को अभी अभी डरा कर गए थे। फिर भी हाथीराम उसको सच बताने को कन्विंस कर लेता है। बिजोरिया ने बताया कि ग्रेस अपने सभी 7 होटल्स को कम रेट में बेचना चाहती है, ताकि हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो सके। ये लोग उसको खरीदने वाले थे, पर रेवबर्न के आदमियों ने घर आकर मारपीट की, तो इन्होंने खरीदने से मना कर दिया था। बट फिर भी रेवबर्न ने इसके भाई को मरवा दिया। हाथीराम समझ गया कि ये मर्डर कोई और कराया है रेवबर्न को फंसाने को। इसलिए ये रेवबर्न के पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता है कि रेवबर्न के अगेंस्ट शूट एट साइट के ऑर्डर आए हैं। बस हाथीराम जानता है कि उसने बिजोरिया को नहीं मारा। ये एक बार रेवबर्न से मिलना चाहता है। तभी ऑनलाइन रोज की हॉस्पिटल वाली लोकेशन वायरल हो गई। ये न्यूज उस हिटमैन ने लीक की थी। अभी थोम की पार्टी के हजारों लोगों की भीड़ उसी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गई। ये सभी रोज को मारने आए थे। पुलिस उनको ज्यादा देर रोक नहीं सकती थी, तो हाथीराम और मेघना ने मेडिकल विंग्स वाले रास्ते से बाहर निकालने का सोचा, पर वहां भी कुछ रिबेल्स आ जाते हैं। रोज अब 10 मिनट ही वेंटिलेटर से दूर जिंदा रह पाएगी। इस टाइम हाथीराम उन लोगों से फाइट करके रोज को सेफली बाहर निकालता है। इस फाइट में हाथीराम को बहुत चोटें आई थी, तो डॉक्टर्स
इसका ट्रीटमेंट करती है। हाथीराम लंगड़ा कर चल रहा था, जबकि इसके पैर में चोट भी नहीं लगी। तो डॉक्टर इसका यूरिक एसिड चेक करने को बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से ड्रिंक करने पर पैरों में दर्द रहता है। ये सुनते ही हाथीराम को वो डॉक्टर एस्थर याद आई। उसको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, और रेड में पकड़े गए आदमियों ने बोला था कि राजू से एक लंगड़ी औरत मिलने आई थी। तो हाथीराम जल्दी एस्थर के पास सच पूछने गया। एस्थर ने बताया कि 8 इयर्स पहले रोज और ये दोनों प्रेग्नेंट थे। रोज रिहैब में भी कभी ड्रग से दूर नहीं रह पाई, क्योंकि उसको हमेशा डर रहता था अगर थॉम को इसके बच्चे का पता चला तो वो इन्हें मरवा देगा। फिर एस्थर का बेबी तो मरा हुआ पैदा हुआ। तब रोज ने अपना बेबी एस्थर को दिया और खुद दिल्ली जॉब करने चली गई। इतने सालों से रोज को थॉम नहीं, असेंला हर महीने 1 लाख देती थी। रोज 50,000 अपने बच्चे के लिए एस्थर को दे देती थी और 50,000 खुद रखती थी। फिर एक डे रोज ने एस्थर को कॉल करके बोला कि उसे कहीं से बिग अमाउंट मिलने वाला है। वो अपनी बच्ची के साथ बॉर्डर क्रॉस करने आ रही है। एस्थर रोज को उसकी बच्ची देने चली गई थी, बट वहां रोज नशे में पड़ी हुई थी और पुलिस उसके पीछे थी। ऐसे में एस्थर बच्ची को रोज को कैसे दे सकती थी? ये भी बच्ची को अपनी बेटी के जैसे बड़ी की है। तब एस्थर वापस आ गई और अंसारी को रोज की लोकेशन बता दी, ताकि इसे बच्ची रोज को ना देनी पड़े। फिर हाथीराम ये सारी बातें मेघना को बताने गया। मेघना का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ थोम की बेटी रेचल पढ़ा करती थी। तो हाथीराम उसी स्कूल में रेचल के बारे में पूछने गया। वहां नोटिस बोर्ड पर रेचल और रोज की फोटो लगी हुई थी। ये दोनों फ्रेंड्स थी। उधर ग्रेस असेंला के पास हेल्प लेने आई, ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस जा पाए। ग्रेस इतने सालों से असेंला के बोलने पर रोज को 1 लाख भिजवाया करती थी। वही फेवर आज ये वापस लेने आई थी, ताकि असेंला उन बायर्स को सिक्योरिटी दे कि इसका बेटा उन्हें नहीं मारेगा। असेंला कपिल के साथ साथ ग्रेस को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि थॉम इन्हीं के होटल में रोज के साथ गलत काम किया करता था और इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ना ही असेंला को सच बताया। तो ग्रेस वो पैसे अपने पाप ढोने को देती थी। इसने असेंला पर कोई एहसान नहीं किया, बट फिर भी असेंला इनके लिए बायर्स को मनाने को मान गई। इन दोनों की मीटिंग की बात रेवबर्न को पता चल गई। इसे लगने लगता है कि इसकी माँ ग्रेस और कपिल के साथ मिलकर इसे धोखा देने वाली है। रेवबर्न को पूरी बात नहीं पता थी। ये अभी हाथीराम से मिलने को रेडी हो गया। अभी बस वही है जिस पर रेवबर्न ट्रस्ट कर सकता था। फिर हाथीराम को कॉल करके मिलने बुला लिया। रेवबर्न के आदमी हाथीराम को रोड से उठा लेते हैं। उनकी गाड़ी के पीछे मेघना और हिटमैन की गाड़ी है। ये लोग भी रेवबर्न का पता लगाने को फॉलो करने लगते हैं, पर उन लोगों ने गाड़ी में हाथीराम के कपड़े चेंज करा दिए और उन कपड़ों को दूसरी गाड़ी में फेंक दिया। कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ था, तो मेघना उन कपड़ों वाली गाड़ी को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, पर हिटमैन तब भी राइट गाड़ी के पीछे था। फिर कपड़ों वाली गाड़ी हाईवे की साइड जाने लगी, जबकि वहां तो पुलिस चेकिंग कर रही है। तो मेघना समझ गई कि ये गलत रोड पर है। ये अगेन पहले वाले रास्ते पर आ जाती है। तब इसे एक जगह हिटमैन वाली गाड़ी पार्क दिखी। ये गाड़ी इन्हें फॉलो कर रही थी, तो मेघना समझ गई कि हाथीराम को यही लाया गया होगा। उधर हाथीराम को रेवबर्न के आदमी इसके पास ले आए। रेवबर्न से पता चला कि अंसारी को इसने नहीं मरवाया, वो मर्डर एक स्नाइपर ने किया था। कपिल थोम के ड्रग्स वाले बिजनेस के पैसों को अपने होटल के बिजनेस में वाइट किया करता था, तो वो प्रॉपर्टी थोम की है, ना कि कपिल की। कपिल सब बेचकर भाग रहा है, इसलिए ये बायर्स को डराया था, पर इसने बायर्स को नहीं मरवाया। थोम कभी नागालैंड के लोगों के बारे में नहीं सोच सकता। 2 मंथ्स पहले ड्रग की रेड में थोम का करोड़ों का माल पकड़ा गया था। उसी को ठीक करने को कपिल ने थोम को उस बिजनेस सबमिट के लिए फोर्स किया था। ये थोम को हमेशा से मारना चाहता था, पर इसने नहीं मारा। फिर हाथीराम रोज के बारे में पूछने लगता है। असेंला रोज को हर महीने 1 लाख भिजवाती थी, वो भी थोम से छिपकर। ऐसा असेंला को क्या गिल्ट था? रोज का बाप थोम के मरने पर सैड क्यों था, जिसने उसकी बेटी के साथ इतना गलत किया हो? इसका बस एक ही मीनिंग है कि रोज उसकी बेटी थी ही नहीं, रोज थोम की बेटी थी। यही सीक्रेट रेचल को पता चल गया होगा कि उसका फादर अपनी इलेजिटिमेट बेटी के साथ इतना गलत करता था, जो कि रेचल की फ्रेंड भी है। इसलिए रेचल ने सुसाइड किया होगा। हाथीराम को सारा सच समझ आ गया था। फिर रेवबर्न ने भी ये कंफर्म कर दिया, पर रेवबर्न को आज तक नहीं पता था कि रोज थोम के बच्चे की माँ भी है।
ये अभी हाथीराम को बोलता है कि ये रोज को पुलिस से बचाने गया था, इसका बस चलता तो ये तो खुद थोम को मार देता। ये रोज को बॉर्डर क्रॉस कराने को लेने गया था। अभी हाथीराम इसे सरेंडर करने को बोलता है, तभी पुलिस को थोम के अगेंस्ट सबूत मिलेगा। पर रेवबर्न अपने लैंड और यहाँ के लोगों के लिए जीना चाहता है। ये सिस्टम पर ट्रस्ट करके कभी उनके आगे नहीं झुकेगा। तभी उस स्नाइपर ने रेवबर्न को जान से मार दिया। अब रेवबर्न के आदमियों को लगता है कि उसे हाथीराम ने मारा है, तो ये सभी हाथीराम के पीछे बढ़ जाते हैं। अब तक हाथीराम को बचाने यहाँ मेघना भी आ गई थी। ये अपनी टीम के साथ रेवबर्न के सभी आदमियों को मार देती है। रेवबर्न की डेथ के बाद ये केस अब हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तब मेघना डीआईजी को बताती है कि इन्होंने तो रेवबर्न को मारा ही नहीं है, वहाँ कोई स्नाइपर था। डीआईजी को पहले से पता था कि मेघना हाथीराम के साथ मिलकर इस केस को आगे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर ये अभी भी केस बंद करके हाथीराम को वापस भेजने को बोलते हैं। अब हाथीराम कपिल के अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर हुआ था क्या, ये पता करने को विर्क को बोलता है। विर्क बताया कि ड्रग का केस रजिस्टर तो हुआ था, पर उसको बंद करने के ऑर्डर ऊपर से आए थे और वो फाइल भी गायब करा दी गई थी। अब बस इस केस को सोल्व करने को रोज का होश में आना जरूरी है। डॉक्टर बोलती है कि रोज कल बात कर पाएगी। आज रोज से मिलने एस्थर रोज की बेटी को भी लाई थी, बट जीन रोज के पास भी नहीं जाती। उसे रोज से डर लग रहा था। अभी हाथीराम मेघना को बताता है कि इन्होंने 2 मंथ्स पहले थोम का 60 करोड़ का माल पकड़ा था। तब कपिल ने थोम पर प्रेशर डालकर उसे इस नागालैंड बिजनेस समिट के लिए मनाया। कपिल के अगेंस्ट खुद एक ड्रग केस था, पर वो बंद करने के ऑर्डर ऊपर से आए। तो मेघना बताई कि उस ड्रग की रेड के लिए टिप दिल्ली से ही मिली थी। मतलब कपिल ने ही थोम का माल पकड़वाया ताकि उसे इस सबमिट के लिए मनाए। सबमिट पूरा होने के बाद कपिल देश छोड़ने का प्लान बना रहा है। इन्हें इस केस को उससे पहले सोल्व करना होगा, वरना कपिल भाग जाएगा। तब मेघना ने बताया कि वो शूटर कोहिमा टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी की गाड़ी में आया था। फिर हाथीराम को याद आता है कि ये टैक्सी वाला भी उसी कंपनी के लिए काम करता है। बिट्टू हाथीराम और अंसारी के साथ हमेशा रहता था। उस शूटर को अंसारी की इन्फो यहीं से लीक हुई होगी और हाथीराम रेवबर्न से मिलने जा रहा है, ये भी इसी ने बताया होगा। अब हाथीराम ने बिट्टू से सच पूछने को इसे बहुत मारा। बिट्टू ये इन्फो डैनियल को दिया था। डैनियल ने इसको प्रॉमिस किया हुआ था कि वो इसके केस में हेल्प करेगा। तब बिट्टू नागालैंड से वापस अपने घर जा पाएगा। बिट्टू को नहीं पता था कि डैनियल अंसारी को जान से मरवा देगा। बिट्टू ने ये काम पैसों के लिए भी नहीं किया था, इसे तो बस घर जाना था। डैनियल थोम का वही बॉडीगार्ड है जो उस नाइट कीन की नर्स के रूम में था। अभी हाथीराम विर्क को उस नर्स से उस रात का सच निकलवाने भेजता है। नर्स बताई कि डेनियल इसी के साथ था। रात को उसे एक कॉल आई और डेनियल चला गया। डेनियल लांगचुमा से है। वहां के लोग अपने बॉस को कभी नहीं मार सकते, वे अपने बॉस के लिए जान भी दे सकते हैं। लांगचुमा वही जगह है जहां 15 दिसंबर 1995 में मासेकर हुआ था। मतलब डेनियल भी उन्हीं टैटू वाले 3 रिबेल्स से मिला हुआ है। अभी हाथीराम डैनियल का पास्ट जानने को उस ऑर्फनेज के रिकॉर्ड्स को चेक करता है जहां लांगचुमा के मासेकर में सरवाइव बच्चों को रखा गया था। उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डैनियल को केन ने अडॉप्ट किया था। केन है डैनियल का फादर। थॉम को केन और डैनियल ने मिलकर मारा है। अभी तक मेघना कोहिमा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर के एड्रेस पर चेक करने चली गई थी। ये एड्रेस उस हिटमैन का ही था। ये मेघना को पकड़ लेता है और इससे हाथीराम को यही बुलवाता है। फिर मेघना को मारकर हाथीराम के आने का वेट करने लगता है। लास्ट एपिसोड अगेन फ्लैशबैक में स्टार्ट होता है। उस टाइम रोज नशे में रोड साइड बैठी हुई थी। तब इसका फायदा उठाने 2 बॉयज गाड़ी रोक दिए। उनसे रोज को राजू ने बचाया था। बस उस डे के बाद से राजू रोज के लिए काम करता था। अब प्रेजेंट में हाथीराम मेघना वाली लोकेशन पर आ चुका है। हिटमैन इसको मारने को रेडी बैठा हुआ था। तब इन दोनों के बीच फाइट हुई और हाथीराम ने हार्डली हिटमैन को मारकर अंसारी की मौत का बदला लिया। अब तक नागालैंड बिजनेस समिट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग 20,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 इयर्स में नागालैंड को बेटर करने के लिए यूज किए जाएंगे। सभी नागाजी समिट से बहुत खुश थे। फाइनली इनके लिए गवर्नमेंट कुछ करने वाली थी।
अब हाथीराम केन से मिलने गया और उसको बताया कि उस रात थॉम को लास्ट कॉल मैक्स की आई थी। मैक्स ने थॉम को बता दिया होगा कि उसका 60 करोड़ का माल कपिल ने पकड़वाया है, उसमें मैक्स की गलती नहीं थी। ये सुनते ही थॉम समझ गया होगा कि कपिल इस सबमिट के लिए उसे प्रेशराइज करने को माल पकड़वाया। तब थॉम सीधा केन के पास गया होगा और उसे इस सबमिट के प्रपोजल को करने से मना कर दिया होगा, इसलिए केन ने थॉम को मरवाया। अब आगे का सच केन बताता है। इसने थॉम को मरवाया नहीं था, खुद अपने हाथों से मारा था। उसके बाद डैनियल को बुलाकर थॉम की बॉडी को बाथरूम में डलवाया। इनके लैंड और प्यूपिल्स के लिए ये सबमिट होना बहुत जरूरी था। फाइनली नागालैंड के लोगों को कुछ होप दिखी है। ये सब केन ने उनके लिए किया, अपने लिए नहीं। इसको सजा से डर नहीं लगता। केन को किडनी कैंसर है, इसके पास हार्डली 2-3 मंथ्स हैं। ये अपने लिए कुछ नहीं किया। पर हाथीराम बोलता है कि रोज, अंसारी, मेघना और रेवबर्न इन सभी को इस सबमिट के लिए मरवा दिया। ये बात बाहर तो आनी चाहिए, आगे पब्लिक डिसाइड करे कि उन्हें तब भी ये सबमिट चाहिए या नहीं, वे लोग केन को माफ करते हैं या नहीं। पर अगर ये सच बाहर आ गया तो थॉम के सपोर्टर्स कभी सबमिट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तक जितनी जाने गई है सभी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी हाथीराम बाहर आया और नागालैंड के लोगों को डेवलपमेंट की एक होप के साथ खुशियां मनाते देखता है। तब हाथीराम सच नहीं बता पाया। अब तक हॉस्पिटल में रोज की डेथ हो गई थी। अब हाथीराम केस को ऐसे ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। आज राजू के बेटे को ले जाने उसके दादा दादी आए हुए थे। दादा का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अब तक नहीं आ पाए थे। इन पर ऑपरेशन का बहुत कर्ज हो गया है। हाथीराम अब तक राजू को नहीं ढूंढ पाया, वही तो इनका सहारा था। तो हाथीराम खुद से जितना हो सके इनकी हेल्प कर देता है। हाथीराम अपनी सास की तबीयत खराब का बहाना देकर नागालैंड गया हुआ था उस क्लोज्ड केस को और आगे इन्वेस्टिगेट करने, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर हाथीराम उस नाइट की सीसीटीवी फुटेज में चेक करने लगता है। अगर रोज ध्रुव के साथ नहीं गई तो फिर किसके साथ गई थी। तब हाथीराम को रोज उसी ऑटो में जाती हुई दिखी जिसमें वो दादा दादी बच्चे को लेने आए थे। वो ऑटो उन लड़कों की थी जिनके साथ राजू रहता था। तो हाथीराम अब उन बॉयज को पकड़ता है। रोज तो अपने बच्चे के साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाली थी, तो राजू तो उसे वापस घर आया होगा। तब ये लोग बताए कि राजू 10,000 देने का वादा करके थोड़ी देर के लिए ऑटो लेकर गया था, बट जब वापस आया तो पैसे नहीं दिए। राजू को रोज से 5 लाख मिलने वाले थे, तो राजू इनके 10,000 तो दे ही सकता था, पर राजू नहीं दे रहा था। तो गुस्से में इन लोगों ने राजू को जान से मार दिया। पर उस नाइट राजू को कोई पैसा मिला ही नहीं, तो वो इन्हें कैसे देता। अभी इन लोगों को जेल हो गई। फिर हाथीराम विर्क से मिलकर आगे की स्टोरी बताया। विर्क बोलता है कि उस नाइट रोज थोम से पैसे लेने गई थी, बट थोम को डेड देखकर भाग गई। तो वो पैसे कहाँ गए? रूम में पुलिस को तो पैसे नहीं मिले। फिर विर्क एक फटे हुए नोट से आइसक्रीम खरीदता है। तब हाथीराम को याद आया कि उस नाइट थोम ने वेटर को फटा हुआ नोट दिया था, पैसे उस फटे हुए नोट के नंबर से मिलेंगे। अब हाथीराम अंसारी के जूनियर की हेल्प से थोम के सामान से वो फटा हुआ नोट रिप्लेस कर देता है। फिर जीतू के साथ उसी फाइनेंस वाले के पास गया जो हवाला के पैसों को गार्ड करने की जॉब हाथीराम को ऑफर किया था। हाथीराम इसको धमकाकर थोम के उस फटे हुए नोट के बारे में पता लगाता है कि उस नोट को किसने इशू किया था। फिर वहां जाकर पैसे निकलवाया। पैसे 2 करोड़ थे। ध्रुव ने थोम को 2 करोड़ के लिए ही ब्लैकमेल कराया था। हाथीराम इनमें से बस 5 लाख लेता है, क्योंकि रोज राजू को उसकी हेल्प के बदले बस 5 लाख देने वाली थी। फिर उन 5 लाख को बच्चे के दादा दादी को दे देता है। अब केस सोल्व हुआ और यहीं पर वेब सीरीज का एंड हो गया। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई
ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।